नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास पैनल है और कई सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आपको पता है कि इस हफ्ते एक बड़ी दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। ये आज हमारी बातचीत का एक अहम बिंदु रहने वाला है। इसके अलावा गर्मी बहुत पड़ रही है पूरे देश में और देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी के साथ कुछ चीज़ें समस्या के रूप में सामने आई हैं। तो पर्यावरणीय नज़रिए से आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हृदय जोशी हैं, शार्दुल हैं स्टूडियो में। इसके अलावा दो हमारे साथ और मेहमान जुड़े हैं, कुंदन पांडे। कुंदन मोंगाबे इंडिया के सीनियर एडिटर हैं और साथ में हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हैं। अमित एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ईस्ट मोजो के, जो कि नॉर्थ ईस्ट की पे आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ की खबरें कवर करता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। इस चर्चा को हम शुरू करें, सुर्खियों के बारे में आपको शार्दुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट हैं जो मैं आप लोगों के सामने लगे हाथ रखना चाहता हूं। सबसे पहली जो जानकारी है वो ये कि अब चर्चा, ये जो पॉडकास्ट है, ये फिर से पेवॉल के पीछे है। पेवॉल के पीछे यानी कि अब ये सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स, जो न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको ही उपलब्ध होगा। और इसका एक छोटा जो संस्करण है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, फुल वर्जन नहीं होगा। और पूरा इसको देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आप वीडियो का भी और पॉडकास्ट का भी पूरा संस्करण सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो गेम चेंजर सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाएं और माय अकाउंट पेज पर जाकर वहाँ पर आरएसएस फीड जनरेट कर सकते हैं और उसके ज़रिए जो एप्पल पॉडकास्ट है वहाँ पर इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के साझा सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है, उनके लिए अलग से आरएसएस फीड है। इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा हमें subscription@newslaundry.com पर, और फिर आपको एक स्पेशल आरएसएस फीड मुहैया कराई जाएगी जिसके ज़रिए आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2-3 हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी है। एक पुलिस ब्रुटैलिटी, जो कि आपको पता है, इससे जुड़ी हमारी जो एनएल सेना था ये लगातार चल रहा है। इससे जुड़ी कुछ खबरें अब तक पब्लिश भी हो चुकी हैं। पुलिस के तमाम जो पुलिस के यातनाओं से जुड़ी खबरें हैं, पुलिस या हिरासत में होने वाली मौतें हैं, उन तमाम चीज़ों को एक बहुत होलिस्टिक व्यू मत के मद्देनज़र हम ये एनएल सेना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया के तमाम उन राज्यों को हमने कवर करने की कोशिश की है जहाँ पर पुलिस का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है ह्यूमन राइट के मोर्चे पर। तो आप इस एनएल सेना की तमाम रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट न्यूज़ लॉन्ड्री ने शुरू किया है जो कि ई वेस्ट से जुड़ा है। एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई है जब से 21वीं सदी में भारत ने प्रवेश किया है। तकनीकी का बहुत असर हुआ है हमारे आसपास। प्लास्टिक और इससे जुड़े जो तमाम हाईटेक उपकरण हैं उसमें हैवी मेटल्स भी है, उसमें प्लास्टिक भी है, और ये कचरा लगातार हमारे आसपास बढ़ता जा रहा है। अभी एक विकासशील देश होने के नाते हम जो रोज़ाना मतलब दैनिक जीवन के हमारे कचरे हैं उसी से पूरी तरह से 100% ठीक ठाक निपटने के उपाय हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा एक बड़ी आबादी भी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ एक एडिड फैक्टर हमारे साथ जुड़ गया है जो कि ई वेस्ट का है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है, जो आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल से लेके, चार्जर से लेके, लैपटॉप से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ई कचरा। और इसके प्रबंधन का कोई बहुत पुख्ता हमारे पास कोई ढांचा नहीं है, और ये लगातार एक बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। और इसके ज़रिए एक बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र हमारे आसपास खड़ा हो गया है। उस तंत्र की पड़ताल करता हुआ ये हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है। और इसके साथ एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, और उसके बाद शार्दुल के हवाले ये मंच होगा जब आपको वो सुर्खियों के बारे में बताएंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री ने आपको अगर याद हो, जब महाकुंभ चल रहा था जनवरी के महीने में, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन एक बहुत बड़ा वहाँ पर हादसा हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में, मौनी अमावस्या के स्नान के दिन। और
उस घटना से जुड़े आंकड़े आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची उसकी जारी नहीं की है, लेकिन जो मौखिक रूप से जानकारी आई उसमें मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश सरकार का पहले ये बयान था कि 30 के करीब लोगों की मौत हुई। बाद में उस आंकड़े को विधानसभा पटल पर सुधारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि करीब 37 लोगों की मौत हुई है। हमारी अपनी एक पड़ताल उसी समय आई थी जो कि बसंत कुमार ने की थी, और उसमें हमने पाया था कि कुल 79 लोगों की मौत कम से कम उन 3-4 घंटों के अंदर हुई है, और उसकी पूरी सूची न्यूज़ लॉन्ड्री के पास थी। अब उसको और विस्तार देते हुए बहुत पुख्ता तरीके से बीबीसी हिंदी ने एक डॉक्यूमेंट्री की है, एक पूरी विस्तृत खोजी रिपोर्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे 82 लोग थे जिनकी मौत हुई है। अपनी बातचीत की शुरुआत में जो हमारा सबसे पहला विषय है वो है अहमदाबाद में हुई जो हवाई जहाज़ की दुर्घटना है। उसमें कमोबेश जो जानकारी सामने, ज़्यादातर जानकारियाँ अब तक आई हैं उसमें यही है कि करीब 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ऑन बोर्ड 141 लोगों की मौत हुई, जिसमें 230 यात्री हैं और 12 क्रू मेंबर था। एक व्यक्ति की जान इसमें से बच गई है, और ये अपने आप में चमत्कार है। मारे गए लोगों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल हैं। वो लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने, और इस तरह की तमाम जो जानकारियाँ, हवाई जहाज़ जिस इलाके में गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज का कैंपस था, वहाँ पे एक हॉस्टल था मेडिकल कॉलेज के छात्रों का, और उसमें भी बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अभी तक वो नंबर पूरी तरह से सामने नहीं आया है। वहाँ पर घायल भी बहुत सारे लोग हुए हैं। कई जगहों पर एविएशन के ऑपरेशंस पर असर पड़ा है टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण। जैसे लद्दाख में फ़्लाइट्स नहीं उड़ पाई वहाँ से, या वहाँ लैंड नहीं कर पाई, ये घटना हमने सुनी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है कुछ, ये मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जो साइंटिफिकली टेम्परेचर के हाई होने का क्या असर होता है, जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त वहाँ से और भी विमान देश के कई हिस्सों से उड़ रहे हैं, तो इस बारे में तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। पक्षियों वाली बात पे मैंने कई वीडियो देखने की कोशिश की आज सवेरे से। एक एक्सपर्ट पायलट हैं, शायद ब्रिटेन के थे, तो उन्होंने वो पूरा एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन को, तो उन्होंने इस बात को रूल आउट किया पक्षियों वाली, क्योंकि डबल इंजन ये जो ड्रीमलाइनर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में पक्षी होने चाहिए जो दोनों इंजन को फेल करें, और एक साथ दोनों इंजन फेल हो हाँ, गए तब। और दूसरी बात यह है कि इतने सारे जो हैं बैकअप सेफ्टी मेजर्स होते हैं। मैं जब आप करेंगे मैं बात करना चाहूँगा कि मरने वालों पर और उससे, क्योंकि जिस कॉलेज पे गिरा वहाँ मेरे कई जानने वाले पढ़ रहे थे, और मेरी एक दोस्त है अच्छी, उसके तो बैचमेट पढ़ रहे थे। तो ट्रॉमा बहुत ज़्यादा फैला है, और ये दर्दनाक तो है ही। हम इस पर ज़रूर बात कर सकते हैं। और ये आश्चर्य की बात है कि भारतीय टीवी मीडिया ने, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ अलग, पर भारतीय टीवी मीडिया ने सनसनी मतलब सहानुभूति दिखाते में भी ज्ञान फैल रहे हो उनके लिए मरने वालों में, या जो लोगों को ट्रॉमा बैठा है, डर बैठा है, उसके लिए ज़रा सा भी नहीं दिखा टीवी पर केवल सनसनीखेज चीज़ें रही। और ये बड़ी खेदजनक बात है। विदेशी मीडिया, जो लोग हमारे अपने नहीं, जिन्हें भाषा नहीं पता, जो केवल एनालाइज कर रहे हैं, आप उनको देखेंगे जेन्युइन से सहानुभूति दिखाते हुए कि इतने लोग मर गए हैं और ये खराब चीज़ है। लेकिन भारतीय मीडिया से ये चीज़ नदारत। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी है कोविड के तौर पे, और वहाँ हम लोगों ने देखा है कि लाश कैसे कतार में रखी जाती थी और कितनी बड़ी मुसीबत आई। लेकिन ये उसी समय ये भी उजागर हुआ कि हमारा समाज अभी बहुत संवेदनशील नहीं है, और उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये जनरलाइज रिमार्क मैं दे रहा हूँ, बट फिर भी ये मेरी समझ बनी उस समय से गुजरते हुए कि हमारे समाज को अभी बहुत मैच्योर होना है उन लोग के साथ खड़ा होने में जो मुसीबत में है। तो और खासकर जब इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ जाता है, मार्केट आ जाता है, पैसा आ जाता है, हम टीवी की बात कर रहे हैं, टीवी मीडिया की बात कर रहे हैं, इवन तो यूट्यूब को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, उसमें भी उनका भी उसमें क्या है कि अब ये एक अब ये जो मेरा अनुभव है, निजी अनुभव मैं बोलूं, मैं भी 5-6 साल करीब हेल्थ कवर किया हूं, और दूसरा कुछ अपने निजी अनुभव भी हैं हम लोगों के। तो यह फाइट, और जो आपने पढ़ा अभी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल, उसमें कई सारे तरीके होते हैं ट्रॉमा से डील करने के, और कोई तरीका फिक्स नहीं है कि ये सब पे काम करेगा। बिल्कुल तरीके होते हैं उससे निपटने। तो उसमें उन परिवारों को ही फाइट करना होगा, इसके लिए समय लगेगा। मतलब रेगुलर जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी नहीं मिलता दूर दूर के कोसों तक, वहां पर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करके भी मतलब हमको ज्यादा कर नहीं पाते।
2021 की बात कर रहा हूँ। नागालैंड में ओटिंग में एक मतलब मैसेकर हुआ था जहाँ 14 लोकल लोगों को मारा गया था। उसके बाद हमारी करस्पॉन्डेंट मेडोलिन गई थी उस इलाके में काम करने के लिए, और मेरे तरफ से मैंने बोला था कि जरा पता करने की कोशिश करना कि उनकी मानसिक हालत क्या है। और आपको बता रहा हूँ सर, वो भी मेरे से कह रहे थे कि सर ये सवाल लोकल लैंग्वेज में करे कैसे, ये भी मेरे को नहीं पता। और दूसरी बात कि हम उनसे पूछे क्या, जिस जगह पर मतलब जहां पर आपको दवाई खरीदने के लिए 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहां पर मैं थेरेपिस्ट के लिए लोकल वर्ड क्या यूज करूं, मुझे ही नहीं पता। हमेशा एक तस्वीर हमारे सामने आती है किसी न किसी पहाड़ से जब गर्मियाँ शुरू होती हैं। पिछली बार भी मुझे याद है कि नैनीताल में करीब 8 से 10 घंटे तक लोग फंसे रहे। एक बार का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं गया था दार्जिलिंग, और वहाँ पे 4.5 घंटे दार्जिलिंग से मतलब पहुँच के वहाँ से और मेन शहर तक पहुँचने में, मतलब करीब 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच कवर करने में हमें 4.5 घंटे लगे। ये स्थिति है। जो ताज़ा हालत है, अभी हमने देखा कि किस तरह से हल्द्वानी से लेके और कैंची धाम के बीच में 12 घंटे लंबा जाम लगा रहा, और लोग बड़ी संख्या में लोगों के कुछ बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए और तमाम तरह के नुकसान हुए। कि पहाड़ों में जो ये 4 लेन हाईवे बनाई जा रही है, इससे किसका भला हो रहा है, ये जो स्थानीय आबादी है वहाँ पे वो कैसे उससे लाभान्वित हो रही है। आज देहरादून के लिए एक 4 या 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है। आज देहरादून में 2 जो मरणासन नाले नदियां जो भी कहें आप, रिस्पना और बिंदाल, उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। आज रिस्पना के ऊपर रिस्पना और बिंदाल 2 नदियां वहां पर छोटी हैं जो बहुत ही खत्म हो चुकी हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं। उन नदियों के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो सीधे मसूरी पहुंचाएगा। जैसे यहाँ पर बारापुला नाला के ऊपर बना दिया गया। तो अब, और इसके अलावा वहां पर 2 और सड़कें बनाई जा रही हैं। तो 4 बड़े हाईवे के साथ, एक एलिवेटेड रोड के साथ आप 2 और सड़कें, जब देहरादून शहर को ट्रैफिक आमंत्रित कर रहे हैं और वो ट्रैफिक को सीधे मसूरी भेज रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ये जो सैलाब है गाड़ियों का, जब देहरादून पहुंचेगा और उसको सीधे आप मसूरी पहुंचाएंगे, तो मसूरी में उतनी जगह गाड़ियों के लिए जगह है क्या? राइट। मसूरी की आपको मालूम है, आप अंदाजा लगाइए, मसूरी की, पता नहीं आप कितना गए हैं, उनकी पता है पार्किंग कितनी है? मसूरी की सरकार ने कमेटी बनाई, और ये अनूप नौटियाल जी, जिनके साथ मैंने अभी इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब चैनल में, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी मुझे आंकड़ा बताया। मसूरी की पार्किंग कैपेसिटी सरकार के अपने आंकड़े के हिसाब से 1240 है, 1240। मसूरी के अपने लोगों की गाड़ियां ही 4-4.5 हजार होंगी जो शहर के हैं। और वो उसका ब्रेकअप भी मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो ब्रेकअप भी है हमारे पास कि 40-40, 50-50। तो जिस शहर की पार्किंग कैपेसिटी 1240 है, मान लिया जाए 5 गुना कर दिया जाए, 6000 भी है, वहां आप 1 लाख गाड़ियों को एक दिन में भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। जो हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, और वाटर एक बड़ी चीज है वहाँ के लिए, वाटर एक्सेसिबिलिटी, पानी की किल्लत रहती है कई मौकों पे। तो उसमें जो नए होटल्स आ रहे हैं या होम स्टे आ रहे हैं या रिसोर्ट, ये उन एरिया में जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, जहाँ पानी आसानी से मौजूद है, और ये वही क्षेत्र थे जहाँ से लोग पानी अपनी जरूरतों के लिए निकालते थे। और दूसरा क्या है कि अब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक इलीट वर्ग तैयार हो रहा है इसमें, और वो इलीट वर्ग जो है सुविधा चाहता है, वो यहाँ से देख के जाता है एयरबीएनबी पे कि आप हमें क्या क्या सुविधा देंगे, या जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, तो उसमें बाड़ लगाए जा रहे हैं। बाड़ लगाया जाता है तो फिर आपको एंट्री भी नहीं। तो ऐसे ये एक नया पहलू है वहाँ के लोगों के लिए, और जो लोग वहां से पानी लेते थे ले नहीं पा रहे हैं। और इसका दूसरा साइड ये है कि वो आम आदमी वहां पे 6,000 रुपया करीब महीना खर्च कर रहा है अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और 2018 का एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, जो कहता है कि उत्तराखंड में 12,000 झरने एकदम सूख चुके हैं। और झरनों में फिर रोल क्या है, झरने सूखते थे वहां पे, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, लेकिन परमानेंट सूखना और उनका रिचार्ज होना, ये 2 अलग अलग चीज होती है। तो जो नए नए रिसोर्ट्स बन रहे हैं रास्तों के, और जो को चौड़ा किया जा रहा है, इसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ वृक्षों का बहुत बड़ा रोल है वाटर रिचार्ज करने में। मैंने उधार पे फॉर्च्यूनर खरीद ली है, दिल्ली का नंबर प्लेट लगा लिया है, HR51 कर लिया, करनाल का नंबर प्लेट, अब मैं ठोक के जाऊंगा हिमाचल।
गाड़ी का शीशा नीचे करूंगा, इंस्टाग्राम रील बनाऊंगा, जोर जोर से म्यूजिक चलाऊंगा, दारू पीऊंगा, और उसके बाद जब सब काम खत्म हो जाए तो पाकिस्तान मुर्दाबाद करके वापस आ जाऊंगा। बड़ा अच्छा लगेगा। गाड़ी रिवर बेड में भी उतार दूंगा। अरे रिवर बेड छोड़िए, मैं आपको बता दूं 2013 का किसी भी देश में 2013 में जो उत्तराखंड में हुआ, वो पूरा का पूरा अगर जरा सा भी हमारे अंदर कॉन्शियस होता, बिल्कुल ठीक बात है। इट वुड हैव ब्रॉट अप मतलब वो पॉलिसी चेंज का एक लैंडमार्क बनना चाहिए था वहां से। केदारनाथ की बर्बादी में किसका हाथ है? केदारनाथ को आपने एक समय में केदारनाथ बद्रीनाथ मतलब संत लोगों के लिए होता था। या तो आपकी बहुत भयंकर किस्मत हो, कहते कि बुलावा आएगा तो ही जाओगे, आपने उसको बना दिया इंस्टाग्राम रील स्पॉट। वहां पे बंदे पहुंच के गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे हैं। ये जो मस्ती वाला हिस्सा कुंदन आप करते हैं या आप कह रहे हैं, ये केदारनाथ में भी, केदारनाथ की त्रासदी में भी ये बहुत बड़ा भंगड़ा कर रहे हैं भाई, भंगड़ा क्या। वहां पर हनीमून स्वीट्स बने हैं, जो बना ही इसलिए था कि आप मोक्ष के लिए आखिर में जाएंगे। वहां पर हनीमून स्वीट्स बने हैं, वहां पे लोग जा रहे हैं शादी करके। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।